है दोस्तों, आज जिस स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है थायरोकेयर। हम यहाँ कंपनी को मोस्टली 4 पॉइंट पे एनालाइज करेंगे। पहला हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या ये कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। कंपनी का शुरुआत 1996 में हुआ और इसका शुरुआत होने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए पहले उसके बारे में जानते हैं। एक बच्चे का जन्म कोयम्बटूर के एक लैंडलेस फार्मर के घर होता है और वो बच्चा बचपन से ही काफ़ी तेज था, जिसके कारण वो अपने गांव का पहला ग्रेजुएट बनता है। ग्रेजुएशन खत्म होते ही वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक फार्मा कंपनी, जिमिनी कैप्सूल्स नाम था उसका, के यहाँ काम करता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और महज 3 सालों में ही कंपनी डूब जाता है। कंपनी बंद होते ही लड़का काफ़ी जगह इंटरव्यू देता है पर कहीं सिलेक्शन नहीं होता। वो कहते हैं ना कि किस्मत आपको अगर कहीं ले जाना चाहती है तो ले ही जाती है, और उनका सिलेक्शन फाइनली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक लैब असिस्टेंट के तौर पे होता है इन मुंबई। बाद में काम करते करते उन्होंने मास्टर्स और डॉक्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट की इन थायराइड बायोकेमिस्ट्री, और ये कंप्लीट करने में बार्क का बहुत बड़ा योगदान था। एक दिन बार्क ऑफिस के पास टाटा मेमोरियल मुंबई में काम करते हुए उन्होंने लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए लंबे लंबे लाइनों में खड़ा देखा, और पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को हेल्प करने के लिए इस बिजनेस का जन्म होता है, बेसिकली डायग्नोस्टिक चेन बिजनेस का। उन्होंने पहले साइंटिस्ट पद से इस्तीफा दिया और अपने सेविंग्स को लेकर एक थायराइड टेस्टिंग वेंचर स्टार्ट किया इन बाकुला मुंबई 96 में। कुछ ही सालों में कंपनी ने अपना टेस्टिंग रेंज को बढ़ाया और कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर को मुंबई शिफ्ट किया। और 2001 आते आते कंपनी ने TDPL और TBPL को थायराइड टेक्नोलॉजी के साथ अमलगमेट कर दिया, और लास्टली कंपनी ने NABL और CAP से मान्यता भी प्राप्त किया। आपको जानकर ये थोड़ा सा हैरानी हो सकता है कि पूरे भारत में केवल 1% ही ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर है जो इन दोनों से मान्यता प्राप्त किया हुआ है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था और कंपनी थायराइड के साथ कुछ और टेस्टिंग करके पैसा बना रही थी। और इसी बीच वैल्यूमनी ने 2010 में आरोग्यम लॉन्च किया, जिसके बाद कंपनी ने प्रिवेंटिव टेस्ट को बंडल बना के बेचना शुरू किया। 2014 कंपनी के लिए बहुत मस्त ईयर साबित हुआ जब उन्होंने सीमेंट की मदद से नवी मुंबई में एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग लेबोरेटरी जो फुल्ली ऑटोमेटिक था सेटअप किया, और साथ ही रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी सेटअप करना शुरू किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ताकि वो लोगों के और नज़दीक पहुंच सके। इसी साल कंपनी ने NHL को एक्वायर भी किया जो डायग्नोस्टिक का रेडियोलॉजी सेगमेंट में काम करती थी। जब हम बिजनेस मॉडल को समझाएंगे तब आपको ये सारा टर्म समझ में आएगा, अभी फिलहाल बस सुनते रहिए। 2015 में कंपनी ने वाटर्स नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया जो वाटर टेस्टिंग का काम करती थी, जिसे बिजनेस को डाइवर्सिफाई और इक्विनॉक्स के साथ कोलैबोरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और कंपनी ने 2016 में IPO से पैसा भी उठाया, पर यह IPO मोस्टली फॉरेन प्रमोटर को एग्जिट कराने के लिए किया गया था। और लास्टली 2021 में वैल्यूमनी ने अनएक्सपेक्टेड कदम उठाते हुए अपना सारा का सारा स्टेक फार्मा ईजी को बेच दिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम हिस्ट्री क्यों बताते हैं। इसका 2-3 रीज़न बेसिकली हो सकता है। सबसे पहला तो प्रमोटर का बिजनेस के प्रति पैशन दिखता है। दूसरा ये हो सकता है कि कंपनी का जीवनी पता चलता है, मतलब कंपनी क्या क्या झेल चुका है या झेलने का काबिलियत रखता है। और तीसरा हम बोल सकते हैं कि कंपनी जैसे प्रमोटर चेंज हो गया इस केस में, तो ये हमको पता चलता है। एक सजेशन रहेगा लास्टली कि एक साइड का हिस्ट्री आप अगर पढ़िएगा तो आपको एक और एक चीज़ पता चलेगा उसका नाम के बारे में। ये तो था ओवरऑल कंपनी का हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। हम यहाँ मोस्टली फोकस करेंगे डायग्नोस्टिक बिजनेस पे। 1-2 चीज़ जो अदर बिजनेस में कंपनी काम करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वाटर्स ब्रांड, इसमें कंपनी मोस्टली वाटर टेस्टिंग करती है। और इक्विनॉक्स जो कि एक एसोसिएटेड कंपनी है जिसमें कंपनी का मोस्टली 30% स्टेक है। ये कंपनी मोस्टली वाटर, फूड और अदर एनवायरनमेंट और हाइजीनिक टेस्टिंग का काम करती है। अब डायग्नोस्टिक का बात करते हैं। पूरा का पूरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री मोस्टली मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें डॉक्टर, फिजिशियन एटसेट्रा आते हैं। दूसरे में है फार्मा, और तीसरे में आता है डायग्नोस्टिक बिजनेस। डायग्नोस्टिक मतलब बेसिकली टेस्ट करना, और टेस्ट बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक पैथोलॉजी, दूसरा रेडियोलॉजी। पैथोलॉजी में बेसिकली ब्लड, यूरिन, स्टूल आदि को लिया जाता है और टेस्ट करने के लिए कहीं भेजा जाता है या किया जाता है। वहीं रेडियोलॉजी में बॉडी को वहीं रख के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI आदि किया जाता है। पहले ये डायग्नोस्टिक बिजनेस कैसे काम करता है ये समझते हैं। इस बिजनेस में कोई बड़ा डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मशीन बनाती है और उस मशीन को किसी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कंपनी को फ्री में या कुछ नॉमिनल कॉस्ट में दे देती है। लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए कंटिन्यूसली एक रिएजेंट का ज़रूरत पड़ता है, और उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो चार्ज करती है। और कुछ अमाउंट ऑफ रिएजेंट खरीद लेने के बाद ही जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मशीन का ऑनरशिप टेस्टिंग कंपनी को सौंपती है। इसीलिए आपको डायग्नोस्टिक बिजनेस इतना एसेट लाइट दिखता है। और कंपनी का मेजर खर्च रिएजेंट खरीदने में होता है। मोस्टली 30 to 32% के आसपास खर्च इसी में जाता है। और हाँ,
एक चीज़ जो छूट गया वो ये है कि पैथोलॉजी सेगमेंट भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रिवेंटिव और दूसरा सिकनेस। जहाँ तक बात है थायरो केयर का, तो पैथोलॉजी सेक्शन के लिए कंपनी के पास एक CPL, 2 ZPL और 13 या 14 RPL सेंटर अवेलेबल है जहाँ टेस्टिंग होता है। कंपनी मोस्टली B2B में काम करती है, जिससे वजह से कंपनी का प्रमोशन का पैसा बचता है और ये हमको मार्जिन में दिखता भी है। B2B में काम करने की वजह से कंपनी दूसरे हॉस्पिटल से टेस्टिंग के लिए सैंपल लेती है और उसे RPL, ZPL या CPL में भेजती है। CPL में मोस्टली कॉम्प्लेक्स टेस्ट के लिए भेजा जाता है और ZPL को CPL का थोड़ा सा भार कम करने के लिए बनाया गया है। टेस्ट होने के बाद कंपनी अपना रिपोर्ट वेबसाइट के थ्रू सेंटर को भेज देती है। लास्ट कुछ सालों में टेस्टिंग में कोई खास चेंज हुआ तो नहीं है, इसीलिए कंपनी मोस्टली लॉजिस्टिक्स और IT सॉल्यूशन का यूज़ करके एक दिन के अंदर ही टेस्ट रिजल्ट देने का काबिलियत रखती है। और हाँ, टेस्टिंग स्पेसिफिकली कुछ एक जगह में होने की वजह से कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है, मतलब कम लागत में ज़्यादा टेस्ट, और ज़्यादा टेस्ट मतलब रिएजेंट खरीदने में और ज़्यादा डिस्काउंट। कंपनी का एक खास बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो बताना रह गया। कंपनी मेजरली फोकस करती है प्रिवेंटिव टेस्टिंग में। अब आप बोल सकते हैं कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या है। इसमें स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी कोई आदमी किसी बीमारी के लिए टेस्ट कराने आता है तो वो कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टेस्ट कराता है, जैसे 5 या 10। और अगर कोई आदमी प्रिवेंटिव पर्पस के लिए टेस्ट कराने आता है तो वो लगभग सारा मेजर टेस्ट कराएगा। हो सकता है 30, 40, 50 या उससे ज़्यादा टेस्ट कराए। इससे कंपनी को रिपीट नंबर ऑफ सेल्स जनरेट होता है, या कहीं रिपीट सेल्स जनरेट होता है, और इससे इतना ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट कराने की वजह से कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी हेल्प मिलता है। बिजनेस मॉडल को यहीं खत्म करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी कुछ पॉइंट्स जिस पे आपको रिसर्च करना चाहिए वो ये है, देख लीजिए। कंपनी का सेल्स का अगर बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रो किया एट CAGR ऑफ 18% और लास्ट 4 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउन हुआ एज कम्पेयर टू जो पहले था। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो वो 15% है, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी का मार्जिन थोड़ा सा घटा है, मोस्टली बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि इस बिजनेस में एंट्री बैरियर है नहीं। आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मशीन फ्री में लगभग मिल जाता है, आपको बस एक वॉल्यूम जनरेट करना है सेल्स के लिए। खैर, 18% ग्रोथ के लिए कंपनी न तो डेट लिया और ना ही कंपनी का पैसा रिसीवेबल में फंसा, एक्सेप्ट 2021। यहाँ मोस्टली पैसा कोविड की वजह से गवर्नमेंट के पास फंसा है। तो ये था ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी साथी को इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है तो इस कोर्स में इनरोल जरूर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का। प्रमोटर होल्ड करते हैं मोर देन 50% और ट्रेंड अपवर्ड है। दिक्कत केवल इस बात का है कि कंपनी ए वैल्यू मनी से फार्मा इजी के पास चला गया है, तो कुछ साल हमको वेट करके देखना पड़ सकता है कि वो कैसा बिजनेस को चलाते हैं। बात करें रेम्यूनरेशन का तो ये बहुत ही लो है, पर प्रमोटर चेंज होने की वजह से हो सकता है इसमें चेंज आए। जहाँ तक बात है सक्सेशन प्लान का तो वो नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। और बात करें केसेस या स्कैम का तो DRHP में कुछ केसेस तो मिला, पर सिग्निफिकेंट नहीं था, इसीलिए डिस्कस करना उतना कुछ खास जरूरी नहीं लगा। लास्टली हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। अगर डेट के पर्सपेक्टिव में देखें तो कंपनी का डेट 0 है और कंपटीशन काफ़ी हाई है, लेकिन थायरो केयर जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना इतना भी आसान नहीं है। सो डेट और कंपटीशन की वजह से कंपनी एटलीस्ट 5-6 सालों में बैंकरप्ट तो नहीं होने वाला। और जहाँ तक बात है रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड का तो ये काफ़ी मस्त है, साथ ही डेट टू इक्विटी भी। बात किया जाए कैश फ्लो का तो कंपनी का प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट आसानी से हो पा रहा है और कंपनी एग्रेसिवली ग्रो करने का भी कोशिश नहीं कर रहा है। कंपनी मोस्टली 50% पैसा डिविडेंड में खर्च दे रहा है, जो काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि अगर आप कैपिटल को यूज़ करना नहीं चाहते या नहीं कर सकते तो बेटर होगा कि आप शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दीजिए, वो खुद अपना पैसा मैनेज कर लेंगे। लास्टली हम बात करते हैं वैल्यूएशन का। कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट रहा है अराउंड 100 करोड़, और अगर 100 करोड़ के हिसाब से 20 या 30 का PE मल्टीपल हम देते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 2000 to 3000 करोड़। और अगर ऑनर्स अर्निंग से कैलकुलेट करें तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसका वैल्यूएशन आता है अराउंड 2000 करोड़, क्योंकि कंपनी बहुत एसेट लाइट है। और जहाँ तक बात है कंपनी का अभी का वैल्यूएशन का तो कंपनी अभी चल रहा है लगभग 5500 के मार्केट कैप में, मतलब कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है एज कम्पेयर टू इट्स वैल्यूएशन। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस थायरो केयर के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।